का स्वागत नया सवेरा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। नया सवेरा में बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो आज दिन भर रहने वाली हैं सुर्खियों में। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आज कहां कहां पहुंचेंगे। यानी राजस्थान और हरियाणा का प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा। इसके अलावा खासतौर से हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर भी, वहां किस तरीके से आज अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सार्थक चर्चा की उम्मीद है। और साथ ही आपको बताएंगे जो दूसरे क्षेत्र हैं, खेल जगत की बात की जाए, अर्थ जगत की बात की जाए, क्या कुछ खास इसमें रहा है, फिर चाहे एफडीआई की बात की जाए या डी गुकेश की हम बात करें। तमाम जानकारी आपको देंगे अगले 1 घंटे के दौरान। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ये हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 में होंगे शामिल। पानीपत में बीमा सखी योजना का करेंगे शुभारंभ। संसद में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में रेल संशोधन और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा। राज्यसभा में बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक पर चर्चा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच आपको बता दें, विदेश सचिव विक्रम मिस्री का दौरा आज। अपने समकक्ष मोहम्मद जशमुद्दीन से करेंगे वार्ता। सीरिया की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आज। अपदस्थ राष्ट्रपति असद ने रूस में ली शरण। शतरंज विश्व चैंपियनशिप में डी गुकेश ने एक अंक की महत्वपूर्ण बढ़त की हासिल। चीन के डिंग लिरेन के बीच 12वें दौर की बाजी आज। और आइए सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर। जी हां, अगर बात की जाए राजस्थान की, तो यहां राइजिंग राजस्थान की मेजबानी के लिए जयपुर सज धज कर तैयार है। इस 3 दिवसीय समिट का उद्देश्य राज्य में देशी और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 9 दिसंबर की इस समिट का उद्घाटन आज करेंगे। देखिए जयपुर से हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। गुलाबी नगरी जयपुर ने निवेशकों को लुभाने के लिए लाल कालीन बिछाया है। पड़ोसी राज्य गुजरात ने देश में आर्थिक विकास का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है और राजस्थान भी गुजरात मॉडल को अपनाना चाहता है। राजस्थान सरकार को राइजिंग राजस्थान से काफी उम्मीदें हैं। 23 के अंदर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने आशीर्वाद दिया। अब हमारा लक्ष्य है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए और बड़े परिवर्तन की शुरुआत तुरंत हो जानी चाहिए। इसीलिए पहले ही वर्ष में डबल इंजन की सरकार की ताकत से हमने इन्वेस्ट समिट रखा है। राइजिंग राजस्थान उसका नाम है। इसको ग्लोबल समिट हमने बनाया ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य में हमारा यानी राजस्थान का भी पूरा का पूरा योगदान रहे। सम्मेलन में देश विदेश की कंपनियां भाग ले रही हैं। यहाँ लगाई गई प्रदर्शनी में रक्षा क्षेत्र के लिए काम करने वाले स्टार्टअप भी भाग ले रहे हैं। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल बेसिकली मल्टीपल पेलोड्स के डिजाइन है। यहाँ पे अभी लोगों ने फायर फाइटिंग का पेलोड लगाया हुआ है। अखनूर के अंदर हम लोगों ने जो रोबोट वहाँ पे प्रोवाइड किया था, वहाँ पर रोबोट को एक वेपन स्टेशन के साथ में दिया था, जिसमें एक पीकेटी माउंट था। और जो रिसेंटली अखनूर में जो आतंकवादी का जो अटैक हुआ था, उसमें 3 आतंकवादी को उसने न्यूट्रलाइज करने में उसका काफी बड़ी भूमिका थी। वो रोबोट एक पीकेटी ऑटोनोमस वेपन सिस्टम के साथ में माउंटेड था। हाँ, एग्जैक्टली यही वाला माउंटेड था। उसके साथ में उसमें कैमरास थे, थर्मल इमेजिंग कैमरा सेंसर्स के थ्रू।
दूर से अराउंड 300-400 मीटर दूर से उसको ऑपरेट किया गया और वहां पे उसके साथ में फायरिंग भी की गई और तीन जो आतंकवादी उनको न्यूट्रलाइज करने में उसने काफी हेल्प भी की। विदेशी भागीदारी की अगर बात की जाए तो आधुनिक मशीनरी और नवीनतम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र काम करने वाली कुछ ऐसी ही कंपनियां भी हैं जिनके प्लांट नीमराणा राजस्थान में स्थित हैं। It is I work in India, Nidec Corporation, Nidec India. So it is about for 2.5 years. So it is I work in Nimrana factory. There we provide so many kinds of motor. So it is we make in India. So from Rajasthan. So it is in the future. So it is more investment. So in Nimrana factory. इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पोलैंड, डेनमार्क, जापान, जर्मनी जैसे देशों के साथ करीब 100 से ज्यादा एग्जीबिटर्स यहां राइजिंग राजस्थान में अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है कि दुनिया को यह बताना कि भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और भारत ही वो जगह है जहां पर आप आ सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, टीडी न्यूज, जयपुर। तो जाना आपने किस तरीके से खास होने वाला है इस समिट की अगर बात की जाए, लेकिन इस बारे में और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से 3 दिन का ये समिट रहने वाला है, काफ़ी कुछ खास है, आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखा, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे, और किस तरीके से खास बनेगा ये समिट? मुकुल, सबसे पहले आपको सुप्रभात, और गुलाबी नगर से मैं हूं, इसलिए मैं कहूंगा पधारो हमारे देश। जी, प्रधानमंत्री का स्वागत इसी अंदाज में जयपुर कर रहा है और प्रधानमंत्री के आने का एक खास मकसद ये है कि प्रधानमंत्री की अपनी एक यूएसपी है। अगर हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो हम अभी 5वें नंबर पे हैं और हमारा लक्ष्य है 2030 तक तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना। और इसके लिए जरूरी है कि राजस्थान जैसा जो प्रदेश है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है अगर हम एरिया वाइज बात करें, तो उसका अहम योगदान होना चाहिए। पड़ोस में गुजरात है, गुजरात ने पूरी दुनिया में गुजरात मॉडल को शोकेस किया है और जो बहुत सक्सेसफुल है, और राजस्थान चाहता है कि गुजरात से वो टिप्स ले और उसके नक्शे कदम पर चलते हुए ये भी कामयाबी हासिल करे। इसलिए ये जो 3 डे का जो समिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार है और भजनलाल सरकार को पूरी उम्मीदें हैं कि ये समिट और प्रधानमंत्री की मौजूदगी राजस्थान के लिए बहुत मुनाफा लेकर आएगी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी। 20 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ देशों का नाम आपको बताया, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स भी यहां पर आए हैं। खास तौर से अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो पोलैंड से एक बड़ा ग्रुप आया है, जिसके अंदर डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री का वहां पर इस्तकबाल भी किया था। और प्रधानमंत्री ने जो इंडियन डायस्पोरा के साथ वो खातिब हुए थे वॉर्सो में, वो वहां पर मौजूद भी थे। तो काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस समिट से। बिल्कुल विशाल, और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, और प्रधानमंत्री का लगातार इस बात पर फोकस रहा है कि ये तभी संभव होगा जो राज्य हैं, तब उनका विकास होगा, वो विकसित हो पाएंगे। तो उसी को सार्थक करते हुए इसी दिशा में हम कह सकते हैं कि अब देश आगे बढ़ रहा है और राजस्थान भी। बिल्कुल ठीक है आपने, और प्रधानमंत्री का ये जो विजन है वो तभी पूरा हो सकता है तब जब सब यूनिट्स एक साथ काम करें, इन कोहेजन काम करें। गुजरात ने लीड ली है, राजस्थान को उसको फॉलो कर रहा है। हमने देखा यूपी में भी काफी सक्सेसफुल रहा है इस तरह का समिट। और राइजिंग राजस्थान का जो इन्होंने स्लोगन दिया है, रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल रेडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ। राजस्थान लैंडलॉक जरूर है, लेकिन यहाँ पर भरपूर रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स है, यहाँ पर स्किल्ड लेबर है, यहाँ पर एजुकेशन है। हम जानते हैं कोटा एजुकेशन का हब है। तो तमाम जो चीजें हैं वो राजस्थान में मौजूद हैं और यही फायदा राजस्थान लेना चाहता है। सैटेलाइट सिटी जो गुड़गांव है, हरियाणा और दिल्ली से ये टच होता है। तो इस सब का फायदा लेते हुए राजस्थान सरकार ये चाहती है कि राइजिंग राजस्थान जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ न सिर्फ अर्थव्यवस्था इंप्रूव होगी बल्कि रोजगार के और ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। राजस्थान सरकार का जो हमने कल बात की उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राजस्थान में हर हाथ को काम मिले।
बिल्कुल विशाल, और उसी वजह से हम मान सकते हैं क्योंकि जो निवेश है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में जो खासतौर से जब हम उद्योग की बात कर रहे हैं, औद्योगिक इकाइयों की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो रोजगार सृजन होगा उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण और कितनी उम्मीद यहाँ अब राजस्थान द्वारा की जा रही है निवेश को लेकर। देखिए, राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में, यानी कि जब हमारी सरकार का टेन्योर कंप्लीट होगा, हम 30,000 करोड़ का हम अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। और उसके लिए राइजिंग राजस्थान एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा। और हर साल इस पर क्या फॉलोअप होगा, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और किस तरह से सिंगल विंडो के जरिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को हम प्रोवाइड करें सुविधाएं, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। और ये जो राइजिंग राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, इसमें इंडियन डायस्पोरा और खास तौर से वो राजस्थानी जो बाहर, जिसको हम खास तौर से मारवाड़ी कहते हैं, जो बाहर विदेशों में मौजूद है, उनके लिए एक स्पेशल सेशन रखा गया है। तो पूरी नजर इस बात पर है कि जिस तरह से गुजरात के लोगों ने गुजरात को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसी तरह राजस्थान के जो मारवाड़ी बिजनेसमैन हैं जो अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, उनको इस राइजिंग राजस्थान से जोड़कर राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, और उसी के लिए लगातार अलग अलग कवायद जो हैं वो हम देखते हैं, और ये समिट जो है उसका एक हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण हिस्सा। और ये देखना लायक होगा किस तरीके से जब पीएम मोदी वहाँ इसका उद्घाटन कर देंगे, उसके बाद किस तरीके से निवेश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से राजस्थान के जयपुर में अगर हम समिट की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बाद हरियाणा का दौरा करेंगे। हरियाणा के पानीपत में एलआईसी की बीमा सखी योजना का आज पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की ये पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई है जो 10वीं कक्षा पास हैं। उनको वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और प्रतिज्ञा दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद वे एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं और स्नातक बीमा सखियों को एलआईसी में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य परिसर की नींव भी रखेंगे। 495 एकड़ में फैले मुख्य परिसर और 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक बागवानी महाविद्यालय और 10 बागवानी विषयों को कवर करने वाले 5 स्कूल होंगे। ये फसल विविधीकरण और बागवानी प्रौद्योगिकी के लिए विकास के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान की दिशा में काम करेगा। तो किस तरीके से पानीपत में ना सिर्फ बीमा सखी बल्कि और भी जो सौगात हैं वो मिलने जा रही हैं, इस पर और जानकारी लेंगे। और आइए इसके लिए रुक कर लेते हैं पानीपत से हमारे संवाददाता अजय मिश्रा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए बीमा सखी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण योजना जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री करेंगे, और हरियाणा में आपसे पहले हमने देखा है किस तरीके से जब महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, उनको सशक्त करने की बात की जाती है, तो कई और पहलों की शुरुआत भी यहाँ से हुई है। और आज एक बार फिर हरियाणा जो है इसका गवाह बनेगा। बिल्कुल सही कहा आप मुकुल आपने, और इसका प्रमाण ये तस्वीरें हैं जो पूरे पानीपत शहर में लगाई गई हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही एक उद्बोधन से, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने नारा नहीं निष्ठा के साथ वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए हैं और महिला सशक्तिकरण का लाभ और हर क्षेत्र में दिख रहा है जो भारत की विकास यात्रा में योगदान दे रहा है। तो सशक्त नारी विकसित भारत, ये है नारा। और आप देखिए कि इसका डीडी न्यूज़ पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये सभी यहाँ के समाचार पत्रों में पहले ही पन्ने पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगर वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें मुकुल, तो केवल एक आंकड़े के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब 2014 में ये सरकार आई तो केवल 93,000 करोड़ रुपए की जेंडर बजटिंग यानी महिलाओं पर कुल केंद्र सरकार का खर्च होता था जी। अब वो पिछले 10 सालों में 218% बढ़ा है और अब वो बढ़ करके 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फोकस महिलाओं पर है। चाहे आप द्रोण सखी की बात करें, आप लखपति दीदी की बात करें, जिसमें एसएचजीज यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ऐसे महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है। जनधन खातों में 53% हिस्सेदारी महिलाओं की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाता है। उज्ज्वला योजना की जो मालिकाना हक है वो महिलाओं के नाम रहता है।
सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं आप जानते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज पर आप अपने बच्चियों के नाम अपना खाता खोल सकते हैं। इस तरह की तमाम योजनाएं, आपने सुभद्रा योजना सुना होगा जो कि 1 करोड़ महिलाओं को उड़ीसा में अभी लाभ देने के लिए लॉन्च की गई है। आज बारी है बीमा सखी की। ये एक स्किल कम एम्प्लॉयमेंट योजना है और इसके एडवर्टीजमेंट में ही कहा गया है कि पहले साल 7,000 रुपए हर महीने, दूसरे साल 6,000 रुपए हर महीने और तीसरे साल 5,000 रुपए हर महीने का मासिक वेतन महिलाओं को दिया जाएगा। 35,000 महिलाओं का चयन किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के बाद और लक्ष्य है कि 3 साल में 2 लाख महिलाओं को इसका फायदा दिया जाए। इसके अलावा उनको 2100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और अगर वो बीमा एजेंट बनती हैं या डेवलपमेंट ऑफिसर बनती हैं तो उनके अपने काम के आधार पर उनको जो बीमा का कमीशन होता है वो भी मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 15 से 35,000 रुपए के बीच में महिलाओं की आमदनी हो पाएगी और ये ग्रामीण भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सशक्तिकरण का शायद एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जी बिल्कुल, और खासतौर से प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते हैं अजय कि जो जब हम बात अमृत भारत की करते हैं, उसके जो अमृत स्तंभ है उसमें फिर चाहे महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, और खासतौर से करनाल में जो बागवानी विश्वविद्यालय है उसकी नींव भी रखी जाएगी। किस तरीके से एक जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है, अगर पिछले 1 दशक की बात की जाए, और लगातार ये जारी है, ऐसा नहीं कि अब रुक रहा हो। तो मुकुल, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया क्योंकि सरकार का लगातार फोकस है कि सरकार इस वायदे के साथ ही आई थी कि साल 2024 तक किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप पारंपरिक खेती सिर्फ करते रहेंगे तो आप अपनी आमदनी को दोगुना नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सरकार का जो फोकस है वो फार्मर्स को इंडस्ट्री ओरिएंटेड करना है और इसलिए आपने देखा कि हॉर्टिकल्चर पर इतना बड़ा फोकस है। ये जो महाराणा प्रताप जो उद्यान विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का आज अनावरण किया जाएगा प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा, यहाँ पर इस पूरे हरियाणा के क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर की दुनिया में स्किलिंग और एम्प्लॉयबल बनाने की दिशा में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका होने जा रहा है और बहुत सारे स्किल सेंटर्स हैं जो इसके अंदर बनाए जाएंगे। अलग अलग जो कैश क्रॉप्स हैं उनको कैसे उगाया जाए और कैसे आप घर बैठे ही अपने खेती बाड़ी को जो फॉरवर्ड लिंकेज जिसे हम कहते हैं कि आप इंडस्ट्री के साथ माफ कीजिएगा जोड़ सकते हैं, साथ ही साथ एक्सपोर्ट के साथ जोड़ सकते हैं। तो हरियाणा स्किलिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र होगा और इसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। वाकई जब आप नींव को मजबूत करते हैं तो इसका जो फल है वो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। तो ऐसा लग रहा है कि नींव की जो शुरुआत है कम से कम हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में एक पैन इंडिया नेशनल कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और उसका भी बेसब्री से इंतजार है। हॉर्टिकल्चर की दिशा में बहुत बड़ी स्किलिंग डेवलपमेंट की जो योजना है उसको भी आज एक नई गति मिलती हुई दिखाई देगी पानीपत की इस धरती से। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और ये जो पानीपत की धरती है आज एक बार फिर गवाह बनेगी। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए यहाँ पर अजय, क्योंकि जब हम बात महिलाओं की भी कर रहे हैं उसके साथ साथ युवा, किसान, हर वर्ग जो है उसको कहीं ना कहीं लाभ पहुँचाने की कोशिश होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जिन योजनाओं का शुभारंभ करते हैं या जिस तरह का योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तो उसमें फोकस यही होता है कि कैसे इसके ज़रिए विकास को गति मिल सकती है, क्योंकि ये जो योजनाएँ हैं सिर्फ हम कह सकते हैं कि दस्तावेज तक सीमित नहीं हैं, उनका धरातल पर किस तरह का असर होगा। और जब हम हरियाणा के लिहाज से देखते हैं, पानीपत के लिहाज से देखते हैं, किस तरह का प्रभाव इनका वहां नजर आएगा। देखिए, जब आप महिलाओं पर फोकस करते हैं तो मुकुल, तो ये सिर्फ उनका आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होता है बल्कि पूरे समाज का सशक्तिकरण होता है। इसलिए क्योंकि महिलाओं के प्रबंधन को कौन नहीं जानता है कि देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री पिछले 6 सालों से भारत के बजट को बना रही हैं और कितनी मजबूती के साथ भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनी हुई है। तो महिलाओं का वित्त प्रबंधन, महिलाओं का जो मैनेजमेंट इन जनरल है उसकी तुलना तो आप पुरुषों से कर ही नहीं सकते क्योंकि उनसे बेहतर प्रबंधन कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाना ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका फोकस रहा है। आपने देखा होगा कि वुमेन लेड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बनाया गया, बहुत बड़ा स्तंभ बनाया गया G20 की अपने चर्चाओं के दौरान। और पूरी दुनिया में जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं भारत की महिलाओं की
जो भूमिका है उसको पूरी दुनिया के सामने रखते हैं और सभी को, पूरी दुनिया के लोगों को अपील करते हैं कि आप महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाइए, चाहे आप सीएपीएफ में 33% की हिस्सेदारी हो या फिर 3 तलाक को खत्म करना हो या फिर महिलाओं को संसद में आरक्षण के जरिए नारी वंदन अधिनियम हो। ये जो तमाम अधिनियम और कानून है ये बताते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर फोकस विकसित भारत और समृद्ध भारत के उसी सपने के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं और महिलाएं उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ बन करके बुरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी को लगातार मजबूती देने का प्रयास सरकार यहां कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता अजय मिश्रा बता रहे थे किस तरीके से पानीपत में जो बीमा सखी योजना है इसका शुभारंभ होगा, साथ ही हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय जो है बागवानी विश्वविद्यालय इसकी भी नींव रखी जाएगी, जिसका सीधा असर हम देख सकेंगे किस तरीके से विकास पर पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासिल करते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं DD न्यूज़ पर नया सवेरा और आइए बात कर लेते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। दोनों सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर यहां चर्चा की जाएगी, जिसका प्रस्ताव अमित शाह करेंगे। वहीं लोकसभा में ही रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर भी चर्चा होगी, जिसका प्रस्ताव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए राज्यसभा की भी तो यहाँ बैंक कार्य विधियाँ संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल का प्रस्ताव करेंगी। लोकसभा में यह बिल पहले ही पारित किया जा चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण आज के दिन की अगर बात की जाए, क्योंकि तमाम जो विधायी कार्य हैं वो होंगे, और इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे शीतकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है। आज के दिन की अगर बात की जाए और कई महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं उन पर चर्चा की जाएगी। देखिए मुकुल, जो 2 विधेयक लोकसभा में आज सूचीबद्ध हैं, अगर शुक्रवार और गुरुवार को गतिरोध नहीं होता, हंगामा नहीं होता, तो हम देखते कि ये विधेयक सदन से पारित हो चुके होते। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जवाब होना है रेलवे संशोधन बिल पर, चर्चा पूरी हो चुकी है और हमने देखा कि शुक्रवार को और उससे पहले गुरुवार को जब वो चर्चा का जवाब देने के लिए खड़े हुए, विपक्ष का हंगामा जो 2 दिनों को देखने को मिला, उसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई बाधित हुई और जवाब पूरा नहीं हो पाया, विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो आज ये देखना होगा, चूंकि
अडानी मुद्दे पर जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, कांग्रेस पार्टी, जिसको हमने देखा कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी का साथ नहीं मिला, और जब संसद भवन परिसर में कांग्रेस के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे थे तो इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी उनके साथ नहीं थे। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जो बीजेपी नेताओं की तरफ से आरोप कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर लगाया गया, निशिकांत दुबे ने लोकसभा में और सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में, कि जॉर्ज सोरोस का जो भारत विरोधी एजेंडा है उसके साथ कांग्रेस मिलकर चलती है। राहुल गांधी पर भी आरोप लगे और हम जानते हैं कि बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को देशद्रोही तक बता दिया था और उसको लेकर एक कांग्रेस सांसद की तरफ से लोकसभा में प्रिविलेज मोशन भी लाया गया है। तो इन सब की वजह से हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से बीते हफ्तों में गतिरोध देखने को मिला और लोकसभा की कार्रवाई तो कई बार स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला और राज्यसभा में एक अप्रत्याशित हमने देखा कि स्थिति आई जब राज्यसभा के सभापति ने बताया कि जब हम जानते हैं कि संसद की कार्रवाई खत्म होती है तो एक चेकिंग होती है, उसके दौरान कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास से कुछ नकदी बरामद हुई और जिसको लेकर हमने देखा कि राज्यसभा में काफ़ी कुछ बातचीत हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष ने कहा इस पर जांच होनी चाहिए। तो ये सब मुद्दे रहे। अब ये देखना होगा कि आज कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहता है, क्या वो सदन चलने देंगे या फिर कोई गतिरोध जो हमने पिछले हफ्ते देखा था वो बना रहेगा। ये तीसरा हफ्ता है अगर आप देखें शीतकालीन सत्र का, तो उम्मीद जरूर है, चूंकि विधायी कामकाज उस लिहाज से प्रगति पे नहीं हो पाया है जितनी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हमने देखा है कि लोकसभा से या राज्यसभा से पारित हुए, लेकिन गतिरोध टूटने के बाद फिर से जब ये मुद्दा आया तो हमने 2 दिनों से देखा है कि काफ़ी कुछ हंगामा देखने को मिला है, खासतौर पर लोकसभा में, और कार्रवाई बीते हफ्ते नहीं चल पाई है। तो ये नया हफ्ता है, उम्मीद जरूर है कि आज कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके और एक सार्थक चर्चा जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में हो सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संसद के शीतकालीन सत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चर्चा जो है वो होगी और ऐसे में ये माना जा रहा है कि सार्थक चर्चा है उसकी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं किस तरीके से इस चर्चा जो है सार्थक होनी चाहिए, अलग अलग जो विधेयक हैं उन पर ये चर्चा होनी है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 सप्ताह बीते हैं इस सत्र के, उसमें देखा है किस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया था और सदन की जो कार्रवाई है वो चलने नहीं दी थी। लेकिन आज भी देखना होगा कि जो अलग अलग मुद्दे रहे हैं पिछले 2 हफ्तों के दौरान, क्या उनका असर नजर आएगा या जो सदन की कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण ढंग से सुचारू रूप से चल पाएगी या नहीं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि रूस के दौरे पर हैं, आज भारतीय नौसेना के नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को कलिनिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड से नौसेना में शामिल करेंगे। तुशील का अर्थ होता है सुरक्षात्मक कवच और इसका चिन्ह अभेद कवचम है। ये प्रतीक है इसका ध्येय वाक्य है निर्भय, अभेद और बलशील। ये जंगी जहाज 18 अधिकारियों समेत 180 सैनिकों को लेकर 30 दिन तक समंदर में तैनात रह सकता है। ये वॉरशिप 125 मीटर लंबा और 3900 टन वजनी है। इसकी लंबाई 409.5 फीट, बीम 49.10 फीट और ड्रॉट 13.9 फीट है। ये समुद्र में अधिकतम 59 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चल सकता है। ये जंगी जहाज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से अगर बात की जाए खासतौर से लैस है। इसके साथ ही 4 KT-16 रिकॉयल लॉन्चर्स भी इसमें लगे हैं और इसमें 24 शटल-1 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं। 8 इक्ला वानी, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल क्लब, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी इसमें तैनात है। इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी रक्षा मंत्री के साथ रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब कल रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचे, इसके अलावा 3 दिन के दौरे के लिए रूस पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों के सम्मान में मॉस्को में अज्ञात सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। और वहीं बहरीन के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग में शामिल होंगे। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जयानी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर
बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस मंत्री स्तरीय बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा होगी और भारत और बहरीन के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा की जाएगी। तो चौथे भारत बहरीन पंचायत की सह अध्यक्षता आज करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर। और आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बांग्लादेश दौरे पर जा रहे विदेश सचिव विक्रम मिस्री की। दरअसल खासतौर से अगर बात की जाए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से अपदस्थ किए जाने के बाद ये उनका पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि विदेश सचिव ढाका में विदेश कार्यालय परामर्श के अंतर्गत एक बैठक में भाग लेंगे। वे कई अन्य बैठकों में भाग लेने के अलावा बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ बातचीत करेंगे। श्री मिस्री की ये यात्रा बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रही है। उन्होंने हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर कहा कि भारत इस मामले में निष्पक्ष, न्याय संगत और पारदर्शी न्याय प्रक्रिया की आशा करता है। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए आपको बता दें, ढाका से हमारे प्रसार भारती संवाददाता नवल संघ परमार जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल संघ, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार की जो घटनाएं हैं लगातार हमने देखा जो बढ़ता है, किस तरीके से बढ़ती गई, लेकिन इस बीच अब जब विदेश सचिव वहां पहुंच रहे हैं, किस तरह का उनका कार्यक्रम रहेगा और क्या उम्मीद अब की जाए कि जो अत्याचार है उन पर अब लगाम लगने वाली है? यस, ये जो विदेश सचिव मिस्री जी का जो विजिट है वो एक, जैसे कि हमारे प्रवक्ता ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट है। तो हर साल ये जो है इस टाइप का मीटिंग्स जो है दोनों देशों की FOC फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो होता है उसका भाग है। और साथ में यहाँ पे और भी मीटिंगें होगी। वो यहाँ के विदेश मामलों के जो एडवाइजर है डिफेक्टो विदेश मंत्री, उनसे भी भेंट वार्ता करेंगे। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से जो वारदातें हुई जिसमें हिंदुओं, खास करके माइनॉरिटी, और उसमें भी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, वो उस मुद्दे को भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले भी उठाया और हमारे प्रवक्ता ने भी पहले उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया था। इंडिया ने अपना कंसर्न जताया था। तो जायज है कि इस मुलाकात के दौरान भी ये इश्यू तो एक टेकअप रहेगा। उसके साथ साथ भारत और बांग्लादेश का बहुआयामीय जो हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है वो बहुआयामीय संबंध है। और हिस्टोरिकल लिंकेज है, ट्रेड हमारा काफ़ी अच्छा है, साथ में लैंग्वेज और हम कल्चरली काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो उसके और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट खास करके बांग्लादेश और भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पे है। हालांकि इसी दौरान जो पिछले 2-3 महीनों में कुछ वारदातें हुई है उससे थोड़ा बहुत दोनों देशों के संबंधों में नमी आई है। लेकिन जैसे अभी कल उनके विदेश मंत्री ने बताया कि वो आशावादी है कि भारत बांग्लादेश दोनों यथार्थवादी और व्यावहारिक अभिगम अपना के अपना जो द्विपक्षीय संबंध है उसको जो नॉर्मलाइज और नई ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नवल सिंह, और ये अपने आप में क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले दिनों हमने देखा था जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो हैं उनको टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, और ऐसे में आवश्यकता थी कि जो बातचीत है वो कम से कम की जाए कि आखिर इस तरीके से जो परिस्थितियां हैं क्यों बनती जा रही हैं, क्यों बिगड़ रही हैं। और अब क्योंकि ये जो बैठक होगी अपने आप में काफ़ी अहम है, इसके अलावा भी कई और मुद्दे हैं जिन पर जो बातचीत की उम्मीद की जा रही है। क्या माना जाए, क्या ऐसे में जो हालात हैं वो कुछ शांतिपूर्ण होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, जैसे कि पिछले 1-2 वीक से इंडिया में जिस तरीके से इंडिया ने मामला को उठाया और उसके बाद
देखा जाए तो इंडियन पीपल ने भी अपना जो है रोष व्यक्त किया जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके बारे में। तो उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश में उसके जो है प्रत्याघात भी रहे कुछ, लेकिन जो सरकार है, सरकार ने अपना जो प्रोफेसर यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार ने कहीं ना कहीं इस मामले की जो है नजाकत को देखते हुए उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया। उसके बाद एक रिलीजियस लीडर के साथ डायलॉग भी किया और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया रिलीजियस लीडर को कि आप जो भी कुछ वारदातें होती है लघुमती के ऊपर अत्याचार की, तो उसका हमें रियल टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां है, पुलिस, आर्मी, बीजेपी, उनको सेंसिटाइज किया है और उसके बाद एक दो जगह पे वारदातें हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो सतर्क दिख रही है और इंडिया का मुद्दा टेकअप करने के बाद उसमें कहीं कहीं कमी आई है। जी नमन सिंह, उम्मीद यही है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो मामले हैं, वो सामने जिस तरीके से आ रहे हैं उनमें कमियां आए, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए और इसमें अब सरकार की जो भूमिका है बांग्लादेश की वो देखना होगा इस बातचीत के बाद किस तरीके से नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फोनलाइन पर हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से बांग्लादेश में विदेश सचिव का जो दौरा है उसमें किन अहम मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। और आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा की अगर बात की जाए तो इसका 4 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसके अनुसार आपको बता दें, विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरानी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। सत्र के दूसरे दिन यानी 10 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस सत्र की रणनीति को लेकर रविवार को इंडी गठबंधन और भाजपा ने विधायक दल की बैठक की। हमें विपक्ष की भूमिका पर पार्टी को रहने का मौका मिला है और एक सजग प्रहरी के रूप में हम लोग वहाँ पर रहेंगे और जनता की आवाज़ बनेंगे। जिस तरह से कानून व्यवस्था गिरती जा रही है, लगातार यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। आपको अंदाज़ा लगा होगा कि जब देश का रक्षा राज्य मंत्री को 50 लाख रुपया का रंगदारी के लिए फ़ोन जाता है, व्हाट्सएप जाता है, तो आम जनता कितनी सुरक्षित है। और वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। कल भी चंदौसी नगर पालिका की अगुवाई में अवैध मकान और दुकानों पर बुलडोजर चला। चंदौसी नगर निगम के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर ने बताया कि हमें फ़ोन आया था कि कुछ लोग फिर से उस जगह पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं जहां अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था। जब हम पहुंचे तो देखा गया कि कुछ महिलाएं बच्चों के साथ यहाँ बैठी थीं। हमने उन्हें यहाँ से जाने की सलाह दी। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। उनकी मांग यही है कि हमें भी ये दुकान कह रहे थे कि मैं 70 साल से इसमें हूँ, तो उससे भी पुराने लोग भी यहाँ पर किराएदार है और उन सभी लोगों को शिफ्ट करने की बात शुरू से ही करती आ रही है नगर पालिका और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे जिलाधिकारी महोदय। तो फिर भी मतलब काफ़ी इनको समझाए हैं हमने ऐसा न करिए, तो जा कर के बाद में समझ में आया इनके, तो इस तरीके से जो इन्होंने अपना बात को मान लिया हम लोग की बात को, और ये बड़ा अच्छा रहा। सभी को भी अच्छा संदेश जाएगा कि चंदौसी को सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने 18 वर्षीय लड़की का शव मिलने पर राज्य की ममता सरकार को घेरा है। सुकांत मजुमदार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमेशा संदेश खाली और जयनगर की घटनाओं को नकारने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल के लोगों को ये समझना होगा कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में है तब तक राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा बोल के कोई चीज़ ही नहीं है और संदेश खाली और उसके बाद जयनगर में घटनाओं को ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पॉलिटिकली उसको डिनाई करने की कोशिश की, उससे पूरे जो ये ताकते हैं, जो ऐसी काम करते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उसमें और भी एंथुसिज्म बढ़ गया है और उसमें वो साहस लेके एक के बाद एक घटना घटा रही है। ये महिला 18 साल की बेटी 3 दिन तक गायब रही, उसके बाद उनकी बॉडी मिली और जिस तरीके से वो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है
वो एविडेंस पूरी तरीके से दिखाता है कि महिला के साथ बहुत अत्याचार हुआ और उस अत्याचार के बाद उनको मार दिया गया। तो संदेश खाली ममता बनर्जी रेपिस्ट का एक्सपेरिमेंटल सेंटर, एक्सपेरिमेंटल लैब बना के रखी है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इंडी गठबंधन के राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में एक और लड़की का शव जो मिला है, जिसके बारे में अब यहाँ सुकांत मजूमदार भी बात कर रहे थे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी क्या इस पर कुछ बोलेंगी? पश्चिम बंगाल में एक और शर्मनाक और दर्दनाक घटना सामने आई है। एक 18 साल की बच्ची जो एक ट्राइबल बच्ची है, उसको गैंग रेप करके उसके हाथ पैर बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उसके साथ एक पत्थर बांधकर उसे तालाब में फेंक दिया गया। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। पश्चिम बंगाल में एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 7 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार, ऐसे अनेकों घटनाएं माइनर्स के साथ हुई। और ये आरजी कर भी यहाँ पे हुआ था और उसमें भी बलात्कारी बचाव में ममता बनर्जी व्यस्त थी। संदेश खाली में भी बलात्कारी बचाओ, शाहजहां बचाओ में व्यस्त थी। आज सवाल ये बनता है कि क्या माँ माटी मानुष के बदले केवल बलात्कारी सुरक्षित है? क्या तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रियंका वाड्रा लड़कियों लड़ सकती हूँ कहती हैं, पर क्या वो इन मुद्दों पर बोलेंगी? तो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ईवीएम की आलोचना करने पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को आड़े हाथों लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि कोई भी महाविकास अघाड़ी को गंभीरता से नहीं लेता। अगर उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी और शिवसेना के सांसदों और विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर से चुनाव होने देना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको अगर ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के और शिवसेना उद्धव ठाकरे के, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इनके जितने सांसद हैं और जितने थोड़े बचे कुचे एमएलए हैं, सभी ने प्रोटेस्ट में रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं ईवीएम से वो जीत के आए हैं। उन्होंने तुरंत अपनी सीट को वेकेट कर देना चाहिए और वहां पे री इलेक्शन होने देना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही मानते हैं कि उनको गलत तरीके से वो उनकी विजय हुई है। और बात मौसम में आ रहे बदलाव को लेकर मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में आंधी, तेज हवा, कोहरे और शीतलहर की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बिजली गिरने के साथ साथ कई जगह आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में अगले 2 से 3 दिन की अगर बात की जाए तो यहाँ शीतलहर चलने की संभावना है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में अगले 2 दिनों में तूफान की स्थिति बन सकती है, इसलिए मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। इससे पहले कल शाम दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अखबारों की सुर्खियों पर भी। और अखबारों की जो सुर्खियां हैं जानने के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी शैला का, जो मौजूद हैं। शैला, क्या कुछ खास सुर्खियां आज नजर आ रही हैं अलग अलग समाचार पत्रों में? धन्यवाद मुकुल। अधिकतर समाचार पत्रों की सुर्खियों की अगर बात की जाए तो सीरिया में तख्ता पलट की खबर को अधिकतर समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाया है। दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के घुसने और राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागने के बीच सरकार गिरने के साथ ही असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत हो गया है। रविवार तड़के अप्रत्याशित ये अंत हुआ और लोगों ने सड़क पर उतरकर इसका जश्न मनाया और अधिकतर समाचार पत्रों ने इस खबर को सुर्खी बनाया है। वहीं एक और खबर है जो अधिकतर समाचार पत्रों में छाई हुई है, वो है एक पहल जो ड्रोन घुसपैठ रोकने को बनेगा विशेष दस्ता। ये गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा है कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और जल्दी ही एंटी ड्रोन यूनिट बनाएगा। इससे देश में ड्रोन की घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी। तो इस खबर को अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। एक और खबर की बात करते हैं और ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कॉमर्शियल विमान 1.5 घंटे तक उड़ान भरेगा रनवे पर। विमान उतरने के साथ ही 23 वर्ष पुराना ये सपना पूरा होगा गौतम बुद्ध नगर के लिए। दरअसल आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। जिले की धरती पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट पर विमान का ट्रायल आज शुरू हो जाएगा। पहली बार यहाँ पर विमान उतरेगा और उड़ान भरेगा। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के उतरने के साथ ही 23 साल पहले देखा हुआ जो सपना था वो अब पूरा हो जाएगा और इसी के साथ एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट बनने का रिकॉर्ड भी इस जिले के नाम हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक तमाम उड़ानें जो हैं यहाँ से संभव होंगी। वहीं एक और खबर का रुख करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की खबर है। योगी सरकार के एक्शन के बाद यूपी में पराली जलाने की घटनाओं में जिस तरह से सुधार देखने को मिल रहा है, उस पर्यावरण संरक्षण की स्थिति में भी एक सुधार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में हवा की गुणवत्ता को खराब करने वाली पराली को जलाने की घटनाएं अब काफी कम होती नजर आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कृषि और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में लगातार पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उनमें तेजी से गिरावट हो रही है। इसके लिए योगी सरकार ने कुछ विकल्प भी दिए हैं। दरअसल यूपी सरकार ने किसानों को पराली से कमाई का विकल्प दिया है और इसीलिए 2017 में यूपी में पराली जलाने के 8,784 मामले दर्ज हुए थे। वहीं वर्ष 2023 में पराली जलाए जाने की 3,996 घटनाएं ही दर्ज हुई हैं। तो ये एक उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं एक अच्छी खबर यह है कि भारत में दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा अरबपति हैं। जी हाँ,
बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में भारत ने 32 नए अरबपति जोड़े हैं। 2015 के बाद से देश में अरबपतियों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है और ये आर्थिक क्षेत्र में जिस तरह से भारत के लगातार कदम बढ़ रहे हैं उसको दिखाता है। दरअसल शहरीकरण में तेजी आई है, डिजिटल क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी इसमें योगदान है, जिस तरह से तेजी से विस्तार हो रहा है। वहीं ऊर्जा क्षेत्रों में भी लगातार निवेश हो रहा है और इसीलिए ये तमाम नए चेहरे उभर रहे हैं। 185 हो गई है अब अरबपतियों की संख्या बढ़कर 42% दौलत बढ़ी है साल भर के भीतर अरबपतियों की। तो ये एक अच्छी खबर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। फिलहाल अखबारों की दुनिया से इतना ही। मुकुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैला आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो अलग अलग समाचार पत्रों में आज प्रकाशित हुई हैं। और आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। सीरिया की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज बैठक होगी। सीरिया मुद्दे पर बंद कमरे में ये आपातकालीन बैठक होगी। सीरिया के पदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद ने भागकर रूस में शरण ली है। असद अपने परिवार के साथ रूस पहुंचे, रूस ने दी उन्हें राजनीतिक शरण। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, असद सरकार का पतन सीरिया के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक मौका, क्रूरता हत्याओं का दौर का हुआ अंत। और बात कारोबार जगत की भी कर लेते हैं। क्या कुछ खास कारोबार जगत में? देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रभाव अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के दौरान 1000 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले 2 से 3 वर्षों में देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। भारत में मौजूदा समय में लॉजिस्टिक्स लागत 14 से 16% के बीच है। इस सप्ताह बाजार में 11 कंपनियां अपने आईपीओ लाने के लिए तैयार हैं। इनमें 5 मेन बोर्ड आईपीओ के साथ 6 एसएमई आईपीओ आने वाले हैं। और आइए जल्दी से अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर भी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच आज 12वें दौर का मुकाबला खेला जाएगा। कल की जीत के बाद गुकेश को लिरेन पर 1 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज के आखिरी मैच को 13 रन से अपने नाम किया। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से पटकनी देते हुए टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। बांग्लादेश की जीत के सबसे बड़े हीरो इकबाल हुसैन इमोन रहे। और आइए अब खबरें देखते हैं सिनेमा जगत से भी। फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के चौथे दिन करीब 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई है। अजय देवगन और करीना कपूर की सिंघम अगेन को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर 27 दिसंबर को स्ट्रीम किया जाएगा। सोनू सूद और जैकलीन फर्नांडीज जल्द ही फिल्म फतेह में नजर आएंगे। आज होगा फिल्म का टीजर रिलीज। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
रहने वाला है ये जान लिया आपने नया सवेरा में, लेकिन फिलहाल नया सवेरा के संग में आज बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए जहां पे बर्फबारी की झलकियां जो हैं वो नजर आने लगी हैं। खासतौर से देश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पे बर्फबारी हो रही है, तो आप इन झलकियों को देखिए। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ